साल 1925। भारत की धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। खेतों में फसलें उग रही थीं, नदियां बह रही थीं, लोग जी रहे थे, लेकिन आजादी नहीं थी। हर सांस पर पहरा था, हर आवाज दबाई जा रही थी। अंग्रेजी हुकूमत सिर्फ राज नहीं कर रही थी, वह लोगों के आत्मसम्मान को कुचल रही थी। लेकिन हर अंधेरे के पीछे एक चिंगारी होती है, और इस अंधेरे में वो चिंगारी बनकर उभरे कुछ नौजवान। उनमें सबसे आगे थे चंद्रशेखर आजाद। उनके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता थी, जैसे उन्होंने पहले ही तय कर लिया हो कि जीना भी देश के लिए है और मरना भी। उनके साथ थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिनकी आंखों में क्रांति की ज्वाला थी। अशफाक उल्लाह खान, जिनके दिल में दोस्ती और देशभक्ति एक साथ धड़कती थी। राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, जिनकी खामोशी में भी तूफान छिपा था। उनके साथ कुछ और साथी भी थे, जो हर कदम पर उनके साथ खड़े थे। एक रात शहर से दूर एक घर में ये सब इकट्ठा हुए। चांदनी हल्की थी, लेकिन उनके इरादे चमक रहे थे। आसपास कुछ और साथी भी मौजूद थे। सबकी आंखों में एक ही सपना था, आजादी। बिस्मिल ने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है कुछ ऐसा करने का जिससे अंग्रेजों को झटका लगे। अशफाक ने कहा, हमें हथियार चाहिए, और उसके लिए पैसा भी। आजाद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो पैसा उन्होंने हमसे छीना है, अब वही उनसे वापस लिया जाएगा। ये डकैती नहीं, ये क्रांति का पहला वार होगा। योजना बन चुकी थी। 9 अगस्त 1925 की शाम ट्रेन अपने रास्ते पर बढ़ रही थी। उसमें अंग्रेजों का सरकारी खजाना था। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। ट्रेन के अंदर बिस्मिल, अशफाक, लाहिड़ी, रोशन और उनके साथी मौजूद थे। और ट्रेन के बाहर काकोरी के पास अंधेरे में चंद्रशेखर आजाद अपने कुछ साथियों के साथ पहले से ही खड़े थे, इंतजार में कि कब ट्रेन धीमी हो और कब हमला शुरू किया जाए। ट्रेन धीरे धीरे काकोरी के पास पहुंची। अंदर से एक इशारा हुआ और बिस्मिल ने चेन खींच दी। ट्रेन झटके से धीमी हुई और रुकने लगी। उसी पल बाहर खड़े आजाद सतर्क हो गए। तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है। जैसे ही ट्रेन रुकी, अंदर और बाहर से हमला एक साथ शुरू हुआ। बिस्मिल, अशफाक, लाहिड़ी और उनके साथी गार्ड वाले डिब्बे की तरफ बढ़े। रास्ते में खजाने की रखवाली कर रहे कुछ अफसरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे रुके नहीं। जो सामने आया उसे हटाकर वे आगे बढ़ते गए। उधर बाहर से आजाद और उनके साथी भी आगे बढ़े। चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। लोहे का भारी बक्सा सामने था। रोशन सिंह ने हथौड़ा उठाया, हर वार जैसे अंग्रेजी राज पर चोट कर रहा था। आजाद चारों तरफ नजर रखे हुए थे। कोई भी खतरा आता तो गोली तैयार थी। उसी अफरा तफरी में बिस्मिल की जेब से एक छोटा सा धोबी का कपड़ा नीचे गिर गया और किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। कुछ ही मिनटों में बक्सा खुल गया, खजाना लिया गया और सब उसी तेजी से अंधेरे में चले गए जैसे आए थे। अगले दिन अंग्रेजी हुकूमत हिल चुकी थी। जांच शुरू हुई और वही छोटा सा कपड़ा उनके हाथ लगा। उसी से सुराग जुड़ते गए और धीरे धीरे क्रांतिकारियों तक पहुंच गए। एक एक करके गिरफ्तारी होने लगी। बिस्मिल, अशफाक, लाहिड़ी, रोशन सिंह, सबको पकड़ लिया गया। जेल के अंदर अत्याचार शुरू हुआ, चाबुक पर चाबुक, सवाल पर सवाल। बताओ, आजाद कहां है? हर बार चाबुक गिरता और हर बार वही सवाल। लेकिन बिस्मिल हंसते रहे। उन्होंने कहा, ये घाव नहीं, फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। एक और वार पड़ा। अफसर चिल्लाया, बताओ आजाद कहां है? तभी बिस्मिल की आवाज गूंजी, अरे राम सिंह, बता दे इस फिरंगी को, इन्हें आजाद चाहिए और हमें आजादी। इनको आजाद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हम आजादी लेकर रहेंगे। उनकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी और चारों जोर जोर से कहने लगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आखिर में जज ने चारों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। ये कहानी सिर्फ काकोरी की नहीं है, ये कहानी है उन दिलों की जो डर से बड़े थे। ये कहानी है उस विश्वास की जो मौत से भी नहीं टूटा। आज हम आजाद हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में उस आजादी की कीमत समझते हैं?
अगर हम अन्याय देखकर चुप रहते हैं, अगर हम सच के लिए खड़े नहीं होते, अगर हम अपने ही देश के खिलाफ गलत को सहन करते हैं, तो कहीं न कहीं हम उस बलिदान को भूल रहे हैं। उन वीरों ने हमें सिर्फ आजादी नहीं दी, उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी ये कि हम सच्चाई के साथ खड़े रहें, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने अंदर के डर को खत्म करें, क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं, तब तक समाज बदलेगा नहीं। और जिस दिन हर इंसान यह समझ जाएगा कि सच के लिए खड़ा होना ही असली देशभक्ति है, उसी दिन इन वीरों का सपना सच होगा। जय हिंद।